जिस लद्दाख ने आर्टिकल 370 के एबोलिशन के बाद इंडिपेंडेंस डे मनाया, जिस लद्दाख ने हर वॉर में इंडियन सोल्जर्स के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, उसी लद्दाख में आज -20 डिग्री में क्यों उतर आए हैं लोग प्रोटेस्ट पर। क्या लद्दाख में कुछ बड़ा होने जा रहा है? हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी हम आपके सामने लाए हैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वर कन्फर्ड विद भारत रत्न रिसेंटली? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर जी, ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत जी, या डी मनोहर पर्रिकर जी। हेलो फ्रेंड्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जिन इश्यूज ने देश में गवर्नमेंट्स को सबसे बड़ा हेडेक दिया है, उनमें शायद टॉप पर आता है आर्टिकल 370। लेकिन 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लेते हुए, जो किसी ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा, वो करके दिखाया और आर्टिकल 370 एंड 35A को देश के कॉन्स्टिट्यूशन से एबॉलिश कर दिया। इस एबॉलिशन के बाद जितना रिएक्शन एक्सपेक्टेड था उतना तो कुछ हुआ ही नहीं, स्पेशली कश्मीर वैली में। लेकिन इसके ही साथ गवर्नमेंट ने एक्चुअली जम्मू कश्मीर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक एक्ट भी पास किया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये स्टेप लेने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर जो एक पूरा स्टेट था उसको बाइफरकेट कर दिया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर ये एक स्टेट बन गया और लद्दाख ये दूसरी टेरिटरी बन गई, दूसरा स्टेट बन गया। और इन दोनों जो टेरिटरीज थी इनको उन्होंने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। तो अब डिफरेंस ऐसा है कि जम्मू कश्मीर जो है उसको यूनियन टेरिटरी विथ अ लेजिस्लेचर, एंड लद्दाख जो है उसको एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके वहां कोई लेजिस्लेटिव बॉडी को नहीं रखा गया। उस टाइम पर लद्दाख में लिटरली इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर के अनजस्ट ट्रीटमेंट से मिली हुई आजादी को सेलिब्रेट करने का एक उनके लिए मौका था। लद्दाख के लोगों को लगा कि वो अब फाइनली जो डिजर्व करते थे उतना पेस ऑफ डेवलपमेंट और लद्दाख की जो जनता है उसके एस्पिरेशंस को फुलफिल करे, ऐसा रूल वहां अब फाइनली आ चुका है। लेकिन उनकी ये खुशी काफी शॉर्ट लिव थी। लद्दाख के लोगों को जैसी डेवलपमेंट की आशा थी वो पूरी नहीं होते हुए दिखाई दे रही है। पर क्या इतनी सी बात के लिए मास प्रोटेस्ट जैसे स्टेप उठाने लगे? इतने नादान तो नहीं होंगे लद्दाख के लोग। तो जरा डिटेल में देखते हैं कि लद्दाख एक्चुअल में चाहता क्या है इंडियन गवर्नमेंट से। तो देखिए, लद्दाख में इशू ऐसा है कि वहां के लोगों की 4 मेन डिमांड्स है, जो कि है स्टेटहुड, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट फॉर लेह एंड लद्दाख। तो देखिए, हुआ यूं कि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया तब से लेके अब तक लद्दाख को बीइंग अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू रूल किया जा रहा है। जबकि J&K में भले ही अभी तक इलेक्शंस ना कराए गए हो, सिक्योरिटी रीजंस के कारण या फिर J&K के डिलिमिटेशन के कारण, पर वहां मोस्ट प्रोबेबली लोकसभा के साथ या लोकसभा से थोड़ा सा बाद, मतलब 2024 में ही इलेक्शंस होना पॉसिबल लग रहा है। एंड इस केस में वहां पर लोकल्स को एक अच्छा खासा से एंड पावर्स मिलेंगे टू रूल देयर ओन स्टेट। वही लद्दाख के केस में ऐसा नहीं होने वाला। लद्दाख को असेंबली ना होने के कारण गवर्नर यानी किसी ब्यूरोक्रेट के थ्रू ही रूल किया जाएगा, जो मोस्टली आउटसाइडर टू लद्दाख होगा और वो लद्दाख की जो यूनिक जियोग्राफी है या कल्चर है उसको ठीक से जस्टिस नहीं दे पाएगा। प्लस लद्दाख में अब तक आर्टिकल 370 और 35A के होने के कारण यहाँ आउटसाइडर्स का इनफ्लो इन लैंड परचेस पॉसिबल नहीं था और इसी के कारण यहाँ ज्यादा इंडस्ट्रीज का वगैरह बोलबाला नहीं देखने को मिलता, जिनके आ जाने से शायद अब जो लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसको बड़ा डेंजर एक तरीके से पोज हो सकता है एंड लोकल्स के एम्प्लॉयमेंट पर भी इससे असर पड़ेगा। और हाँ, स्टेटहुड की जो डिमांड है वो इस तरह से है कि लद्दाख में अगर अपना सीएम और अपनी लोकल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि 370 के हटने के बाद से बिल्कुल ही कम हो गया है, क्योंकि पूरा लद्दाख सिर्फ एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ से केवल एक एमपी चुन के आते हैं पार्लियामेंट में, जो कि बीजेपी के जामयांग सेरिंग नामग्याल है। सो इसीलिए अगर विधानसभा होगी तो स्टेट के डिसीजन स्टेट के लोग लेंगे। स्टेट के कल्चर, इकोलॉजी और ज्योग्राफी एंड नीड्स को ध्यान में रख के लोकल्स अपने लिए डेवलपमेंट करेंगे और ना कि कोई आउटसाइडर ब्यूरोक्रेट के थ्रू। और अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो कि है 6th शेड्यूल में इंक्लूजन का। 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऐसी प्रोविजन है जो ट्राइबल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमको ये मोस्टली देखने को मिलता है, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम पर ये अप्लाई होता है। और यहाँ के कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में इस प्रोविजन के कारण ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ये बनाता है, जो वहाँ के लोकल ट्राइबल्स के लॉज एंड ट्रेडिशंस को ध्यान में रख के उनको लोकली गवर्न करते हैं। प्लस इनको यहाँ कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती है। छोटे मोटे इश्यूज जैसे फॉरेस्ट, लैंड, कस्टमरी लॉज ऑफ द ट्राइब्स, सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट एटसेट्रा जो है उनको ये काउंसिल्स खुद गवर्न करती है, ताकि नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स है और उनके जो यूनिक कल्चर्स है वो वैसे ही प्रिजर्व्ड रहे। इन काउंसिल्स को एंड उन स्टेट्स के गवर्नर्स को यहाँ तक भी पावर्स है कि वो पार्लियामेंट के कौन से लॉज इन स्टेट्स में या इन एरियाज में अप्लाई नहीं होंगे, या होंगे तो कितने मॉडिफिकेशंस के साथ अप्लाई होंगे, इसको डिसाइड करने की पावर उस स्टेट के गवर्नर को दी गई है। सो बेसिकली लद्दाख की भी पॉपुलेशन जहां 97% के ट्राइबल्स की है, वहां तो 6th शेड्यूल का होना बनता ही है। यही और ऐसे 4 मेन डिमांड्स के लिए फ्रीजिंग कोल्ड जो कि
लगभग -20 डिग्री के आसपास होगी, उसमें लद्दाख के सिटीजन्स ने हजारों की संख्या में आकर प्रोटेस्ट किए और सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक बड़ा ही पुरजोर सा प्रयत्न इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। तो अब इनको कितना सक्सेस मिलता है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री पर्टिकुलरली क्या स्टेप्स लेती है, कैसे इस इशू को रिजॉल्व करते हैं, ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। तो ऐसा है ये पूरा इशू। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जिसको आप लोग कमेंट्स में जरूर आंसर कीजिए। क्या लगता है आपको कि लद्दाख जैसी स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव टेरिटरी को स्टेटहुड देना, एक फुल स्टेट बनाना कितना सही होगा, या इसको एक यूनियन टेरिटरी विथ अ लेजिस्लेटिव असेंबली रखना देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? आपको इस चीज के ऊपर क्या आपका ओपिनियन है, इसे आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। और चलिए अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्पूरी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है, उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।